डॉक्टर स्वाति मिश्रा, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट विस्टा IVF पटना। आज मैं आपको ICSI के बारे में बताना चाहूँगी, उससे रिलेटेड ICSI क्यों हम करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले ICSI का मतलब क्या होता है ये मैं आपको जानकारी दे दूँ। ICSI मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, जो oocyte रिट्रीव करते हैं हम या ओवम पिकअप के बाद जो ओवम रहता है उसको एक स्पर्म जो हमारा बेस्ट स्पर्म होता है वो एम्ब्रायजिस्ट चेक करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोटिलिटी कैसी है, उसमें कोई कमी ना हो, और उसको इंजेक्ट करते हैं इन द ओवम, डायरेक्टली इन द ओवम थ्रू माइक्रो मैनिपुलेटर्स इन द ICSI मशीन। इसके द्वारा जब स्पर्म अंदर जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। पहले IVF में ऐसा नहीं होता था, एक पेट्री डिश में एक ओवम लिया जाता था और बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म उसमें रखे जाते थे और वो नेचुरली ये करता था, नेचुरली फर्टिलाइजेशन होता है। पर ये अब मशीन द्वारा की जाती है, एक्सपर्ट हैंड के द्वारा की जाती है, एम्ब्रायजिस्ट सारा कुछ चेक करने के बाद ही ये प्रोसेस को करते हैं, इसलिए इसका सक्सेस रेट भी पहले से अच्छा हो गया है। और पहले अब जब ICSI नहीं थी तो अगर मेल फैक्टर कुछ रहता था तो यूजुअली डोनर का सहारा लिया जाता था, पर अब ये टेसा पेसा के द्वारा स्पर्म निकाल लिया जाता है और उसके बाद ओवम में अगर एक स्पर्म भी अच्छा है तो उसको इंजेक्ट करके मेल पार्टनर के स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये खुद का स्पर्म इसमें यूज़ किया जाता है ICSI में, इवन स्पर्म काउंट लो होने पर भी। अब मैं आपको बता दूं कि हम ICSI क्यों इंडिकेशन है, मेनली फॉर मेल पार्टनर्स ही ICSI इंडिकेटेड है, बिकॉज इसमें जब शुक्राणु की संख्या कम होती है जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या तो उसमें उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, सेल्स डेड हैं, जैसे टेराटोजोस्पर्मिया हो गया, एस्थेनोजोस्पर्मिया हो गया, तब ICSI एक परफेक्ट इंडिकेशन बनता है। और अगर मान लो पेशेंट मेल पार्टनर का वैसेक्टमी हो गया है तो टेसा और पेसा के थ्रू हम स्पर्म को निकाल सकते हैं, उसके बाद ICSI की जा सकती है। पहले ये IVF में पॉसिबल नहीं था, डोनर का यूज़ किया जाता था, पर अब ये पॉसिबल है। एक भी स्पर्म हो तो हम लोग उसको ओवम से फर्टिलाइज ICSI के द्वारा कर सकते हैं। अगर मान लो कोई हस्बैंड पैरालाइज्ड है, वो अपना सीमेन नहीं दे सकता, तब उसमें हम लोग डायरेक्टली टेस्टिस से टेसा पेसा के थ्रू स्पर्म निकाल के और तब ICSI कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको पेरी इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए जाना है, तो अगर पहले जो IVF होती थी तो उसमें ओवम में चारों तरफ स्पर्म, दूसरे स्पर्म भी चिपके होते, जो अनफर्टिलाइज्ड स्पर्म है वो भी, तो वो इस डायग्नोसिस को हैम्पर कर सकते हैं। तो जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जेनेटिक कारण कुछ हमें ढूंढना है तो उसमें अगर ICSI करके करें तो वो हम ज़्यादा अच्छे से उसको इस डायग्नोसिस को कर सकते हैं। तो ये सब सारे इंडिकेशन हैं ICSI के, और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है आजकल, और इसका सक्सेस रेट भी प्रीवियस IVF प्रोसेस से ज़्यादा है। पेशेंट का भी अब पहले से ज़्यादा फेथ इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हमारा सक्सेस रेट ICSI के द्वारा ही बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जो है कि पहले मेल पार्टनर्स का अगर काउंट्स कम है, ड्यू टू एनी रीज़न वो सीमेन नहीं दे पा रहे हैं, वैसेक्टमाइज्ड है, या हमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस की ज़रूरत है, तो ये सब में अब ICSI बहुत बड़ा माध्यम हो गया है सक्सेस रेट को और आगे करने के लिए। इस वीडियो में के माध्यम से मुझे जितनी जानकारी ICSI के बारे में देनी थी मैंने आपको दिया। इससे भी ज़्यादा अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ जानकारी और हासिल करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।